वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट दीपक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस विद दीपक में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी सीरीज में आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे क्या होता है सेल साइकिल और कैसे सेल जो होते हैं एक सेल से दूसरा सेल नंबर कैसे ये इंक्रीज करते हैं। इस सीक्वेंस में हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, हमारे आसपास बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम लोग बहुत से प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं ये सब बने होते हैं बच्चों सेल से। किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। ये भी सेल से मिलके बना होता है, ये भी सेल से मिलके बना होता है। तो ये सब जो सेल से मिलके बने होते हैं, इसका ये मतलब है कि ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सब जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है। तो अब जब बात होती है कि ये सब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये स्टार्ट इसकी लाइफ जो जो ये लाइफ फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स के, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा? तो इसका जस्ट एक आंसर होता है कि ये स्टार्ट होता है जाइगोट से। कहाँ से स्टार्ट होता है? जाइगोट से। जो एक डिप्लॉयड सेल होता है, वहां से क्या होता है, इस एक सिंगल सेल से, जाइगोट जो क्या है एक सिंगल सेल है, उस सिंगल सेल से ये इतना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इतना बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। उसमें ह्यूमन जैसे हो गया, इंसेक्ट्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के लाइफ फॉर्म्स होते हैं, सारे वो बन जाते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि ये जो कोई भी लाइफ फॉर्म स्टार्ट हो रही है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एक सिंगल सेल से स्टार्ट हो रही है। सिंगल सेल जो है, जो कि क्या है, जाइगोट है। जो कहाँ पर कैसे वर्क फॉर्म होता है? वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल फीमेल गैमेट से ये बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे, हाउ ये जो है जाइगोट, कैसे ये इतने मल्टी सेलुलर, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका एक आंसर होता है कि ये सेल जो होता है, सेल जाता है गो फॉर डिवीजन। सेल जो होता है किसके लिए जाता है? डिवीजन के लिए जाता है। अब ये बात है कि जो जो सेल है, सेल जब डिवीजन के लिए जाता है, तो जैसे कोई मान लो ये कोई सेल है, ये चला जाए डिवीजन के लिए, इसमें डिवीजन हो जाए, इसमें क्या हो जाए? डिवीजन हो जाए। जब डिवीजन इसमें हो जाएगा तो हम जानते हैं कि जैसे इसमें डिवीजन होगा, तो अगर मान लो इस पे हम ऐसे डिवाइड कर दे, तो ये जो सेल है, सेल की साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। सेल की साइज क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। फिर ये अगर मल्टी डिवीजन में चला गया, ये भी सेल चला गया डिवीजन में, तो इसकी हाफ हो जाएगी। इस तरह से अगर होता रहा, तो सिर्फ अगर सेल डिवीजन से काम चल जाता, तो क्या होता है कि जो जो यूनिफॉर्मिटी है, जो पेरेंट सेल की सेल की साइज है, ऐसे ही लगभग सारे जो डॉटर सेल्स होते हैं उनकी भी साइज होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हाफ हाफ होता जाए। तो इसके लिए इसका ये मतलब है कि सेल डिवीजन ही केवल नहीं इंपॉर्टेंट है, सेल को डिवाइड होने से पहले कुछ चीजों का सिंथेसिस करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से प्रिपरेशन करना। सेल को क्या करना है? प्रिपरेशन करना। तो इसका ये मतलब है कि सेल जैसे ही डिवाइड करने जाता है, उससे पहले ये क्या करता है, अपनी जो कंस्टिट्यूएंट है, जो भी इसके सारे कंस्टिट्यूएंट हैं, उनको ये डबल कर लेता है। उसके बाद ये डिवाइड करता है। तो इससे ये पता चलता है, ये जो पेरेंट सेल है, ये जो एक इंटरमीडिएट स्टेज है, जिसमें ये अपने आप को प्रिपेयर करके ये इसने क्या काम किया कि अपने जो सारे कंटेंट है उसको ये डबल कर लिया, एक तरह से कर इनहेंस कर लिया, बड़ा कर लिया। सेल का वॉल्यूम बढ़ गया, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ गया, सेल का जीनोमिक कंटेंट ये बढ़ गया, और ये जो डॉटर बना है, ये एकदम सिमिलर टू होगा किसके? जो पेरेंट है उसकी तरह, उसकी शेप साइज में इस तरह का ही कॉपी एकदम होगी। तो ये पॉसिबल तभी है कि सिर्फ सेल डिवीजन से नहीं पॉसिबल है। इसका ये मतलब है कि हमको अगर सेल को सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने हैं, तो उसमें सेल डिवीजन होता है, नो डाउट। लेकिन सेल डिवीजन करने से पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किस चीज में जाने के लिए? सेल डिवीजन में जाने के लिए। अब हम लोग कुछ इसका वो डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, ये मान लो सिंगल सेल है तुम्हारा। जैसे अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखा, पीछे पिछले स्लाइड में देखा कि सिंगल सेल है, ये मान लो लेट्स सपोज ये सिंगल सेल है, जाइगोट है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करता है, ये देखो वॉल्यूम में बढ़ गया, तो इसका जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी इसका क्या हो गया? बढ़ गया। साइटोप्लाज्म बढ़ा, इसके साथ-साथ क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे भी क्रोमोसोम की संख्या 2 ही है, लेकिन 1 सेंट्रोमियर से ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगी? इसकी एक कॉपी होगी। मतलब जो जीनोमिक कंटेंट मान लो, यहाँ पे मान लो जो डीएनए का कंटेंट था, इसको अगर हम 2C कहें, तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट क्या हो गया? 4C हो गया। मतलब इसी की एक कॉपी बन गई। यहाँ पे भी एक कॉपी बन गई। तो यहाँ 4C हो गया, और लास्ट में फिर हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2C हो गया, फिर से 2C। ये जो पेरेंट है, ये सिमिलर टू है किसकी? इसके डॉटर के। अपनी डॉटर के क्या होगा? जो जो भी प्रोजेनी बन रही है, ये जो भी सेल्स बन रहे हैं डिवीजन के बाद, वो उसकी एकदम ही कॉपी है।
बीच में एक फेज आ रहा है जिसमें एक तरह से कह सकते हो कि सारे कंस्टिट्यूएंट को इसने डबल कर लिया। उस कंस्टिट्यूएंट के डबल करने में सबसे पहले सेल क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर में इसने क्या किया, सेल का प्रिपरेशन में इसने क्या किया, सेल को पहले क्या किया, ग्रोथ किया कराया। सेल को क्या ग्रोथ किया, ग्रोथ में क्या किया, अदर कंस्टिट्यूएंट्स को भी डुप्लीकेट किया। जैसे अदर कंस्टिट्यूएंट में क्या हो सकता है तुम्हारा, जीनोमिक कंटेंट हो गया, जो सेल आर्गेनिज्म, जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या किया, उसकी डबलिंग की, फिशन से ये डिवाइड किया, और ये क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि एक सेल से दो से फिर ये फर्दर जाएगा डिवीजन के लिए। अब क्या होता है कि ये सेल फिर से ये हो गया, और ये फिर से सेल जाएगा डिवीजन के लिए, उसमें भी सेल ग्रोथ होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन केवल सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन से पहले सेल प्रिपरेशन होता है। तो इसलिए हम जब सेल सेल डिवीजन की बात करते हैं, तो सेल डिवीजन से पहले हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या मतलब कि उसमें सेल का प्रिपरेशन भी होना है और साथ में सेल का डिवीजन भी होना है, और जो डॉटर सेल बनी वो फिर से जाएगा किसके लिए, जो डॉटर सेल बनी वो फिर जाएगा सेल प्रिपरेशन करेगा, फिर सेल डिवीजन करेगा। तो ये एक तरह का क्या होगा, साइकिल चल रही है। क्या हो रहा है, साइकिल चल रही है किसमें, सेल का प्रिपरेशन, सेल डिवीजन, फिर सेल प्रिपरेशन, फिर सेल डिवीजन। इस तरह का एक साइकिल चल रही है, जिसको हम लोग एक टर्म देते हैं, जिसका नाम होता है सेल साइकिल। क्या कहते हैं उसको, सेल साइकिल कहते हैं। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि सेल जो होता है जब डिवीजन के लिए जाता है, तो उससे पहले क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। उसमें क्या करता है, अपने जो भी कंस्टिट्यूएंट मैंने सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, डीएनए कंटेंट हो गया, जिसे जीनोमिक कंटेंट भी कह सकते हैं, और जो भी साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है, इन सबको क्या करता है, ये डबल करता है, इनहेंस करता है, वॉल्यूम बढ़ा लेता है। और उसके बाद क्या करता है, सेल डिवीजन होता है, तो वो दो इक्वल कॉपी में ये डिवाइड हो जाता है। और हमेशा याद रखना है कि जो भी पेरेंट होगा, पेरेंट प्रोजेनी, उसी की एक कॉपी ही होगी, क्या होगी, डॉटर तुम्हारी बनेगी। ये है तुम्हारे। और अगर ये साइकिल, ये इवेंट्स हैं, सेल का प्रिपरेशन, प्रिपेयर करना, और सेल डिवीजन, ये दोनों इवेंट, दो मेजर इवेंट्स हैं। इनको अगर साइक्लिक वे में, जैसे ये जाएगा फिर से प्रिपेयर करेगा, अगर साइक्लिक इवेंट में चलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे सेल साइकिल। तो ये है तुम्हारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन में अंतर, और ये क्या करता है, कैसे ये चलता है। आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि सेल सेल जो डिवाइड होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सेल सेल गया क्या, सेल प्रिपरेशन किया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, सेल डिवीजन हो गया। तो डिवीजन में जो जब गया, तो सेल को हम लोग इस पूरे जो फेजेज हैं सेल के जो फेजेज हैं, हमने हमने यहाँ देखा सेल के फेजेज क्या क्या है। तो एक तो था प्रिपरेशन करना, और एक था क्या, सेल डिवीजन करना। तो सेल डिवीजन वाले का एक अलग ये एक फेज है, इसको एक फेज कहेंगे, और दूसरा फेज क्या है तुम्हारे, यहाँ एक फेज है, ये फेज है। तो हम आगे देख लेते हैं कि फेजेज इन सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या होता है, पहले सेल साइकिल क्या डिफिनेशन में चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये कैसा इवेंट है, एक बताओगे, ये साइक्लिक इवेंट्स है। क्या होता है, साइक्लिक इवेंट्स है। साइक्लिक इवेंट के साथ साथ ये क्या होता है, हाईली जो होता है ऑर्डर्ड मैनर में होता है, और कोऑर्डिनेटेड होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड होता है। दूसरी क्या बात है, ये एक सीक्वेंशियल इवेंट है, एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में ही होता है, सीक्वेंशियल इवेंट है। तीसरी बात होती है कि ये जेनेटिक कंट्रोल से होता है, जेनेटिक कंट्रोल होता है इसमें। अगर इस पे जेनेटिक कंट्रोल नहीं होगा, तो सेल जो होगी कंटिन्यूअस डिवाइड ही करती रहेगी, प्रिपरेशन नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो फेजेज हैं, फेजेज एक प्रॉपर वे में चलेगा, और कोऑर्डिनेटेड वे में चलेगा, और सीक्वेंस में चलेगा, और जेनेटिकली कंट्रोल होगा। बहुत से प्रोटीन्स, जीन्स होंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे इसके कंट्रोल करने के लिए। ये तीन बातें याद रखनी है हमको। ये सेल सेल साइकिल क्या होता है, क्योंकि ये साइक्लिक इवेंट है, जिसमें सेल अपने आप को कोऑर्डिनेटेड, सीक्वेंशियल, जेनेटिक कंट्रोल वे में सेल को प्रिपेयर करता है और सेल डिवाइड करता है। तो सेल डिवीजन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं एम फेज। सेल डिवीजन वाले को क्या कहते हैं, एम फेज। एम रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किसको, माइटोसिस, माइटोसिस को। यहाँ एम किसको रिप्रेजेंट करता है, माइटोसिस को। तो ये एक तरह का डिवीजन फेज होता है। इंटरफेज है जो तुम्हारा कौन सा फेज था, ये प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेज कैसा फेज है, प्रिपरेटरी फेज। तो अगर और ये जो जो इवेंट है, ये साइक्लिक इवेंट कंटिन्यूअस चलती रह रही है, तो इसको अगर हम डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, तो ये एक तरह से ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ देखा जाए कि अगर हम इसको एम फेज कर दें, तो ये ज्यादा जो टाइम ले रहा है, ये तुम्हारा कहलाएगा कौन सा फेज, इंटरफेज। ये कहलाएगा तुम्हारा कौन सा फेज, इंटरफेज। तो इंटरफेज ज्यादा टाइम ले रहा है, और जो एम फेज है वो डिवीजन वाला फेज है, जिसमें सेल डिवाइड करती है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये वाला इवेंट जो है, सेल डिवीजन,
प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है और जो डिवीजन में है उसमें कम टाइम लग रहा है, वो जल्दी ही डिवाइड हो जा रहा है। तो ये हमने देखा है कि अबाउट जो होता है 95% के आसपास जो होता है ये टाइम इसमें लगता है, और अबाउट 5% के आसपास टाइम जो होता है इसमें लगता है एम फेज में। तो इस तरह से देखा जाए कि ये बहुत ही 60 फेजेज है, 60 फेज है। सेल साइकिल्स का छोटा फेज कौन है, तो कहोगे एम फेज है। इंटरफेज जो होगा उससे बहुत बड़ा है, मतलब इसके समझ 95% है, तो बहुत ज्यादा कवरिंग हो गया, 95% हो गया। अभी इसको ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं, कौन सा फेज है, प्रिपरेटरी फेज। ये प्रिपरेशन करता है सेल डिवीजन में जाने के लिए। अब देखते हैं हम लोग कि जो जब ये 90 फेज है, तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट की बात करें, यहाँ पॉइंट की बात करें, तो ये जो है यहाँ पे सेल जो होता है पूरा प्रिपरेशन करता है, और यहाँ एंड हो जाता है प्रिपरेशन का। तो ये इसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट ऑफ डिवीजन फेज। ये पॉइंट होगा जब क्या होगा, डिवीजन का स्टार्ट पॉइंट होगा, और ये क्या होगा, एंड ऑफ डिवीजन। डिवीजन इस फेज में हो जाएगा, एंड ऑफ डिवीजन ये हो जाएगा तुम्हारा एंड ऑफ डिवीजन। और इसके बीच में जितने ही है, मतलब इसके फेज में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें अपने आप को प्रिपेयर करेगा या डबल करेगा, इस तरह से ये क्या करके आगे बढ़ेगा। तो सेल साइकिल अगर पूछा जाए फेजेज इन सेल साइकिल, तो कहोगे सेल साइकिल जो होता है दो फेजेज में होता है। एक सेल डिवीजन फेज होता है जिसको एम फॉर माइटोसिस कहते हैं, और एक होता है मियोटिक फेज। अब हम लोग देख लेते हैं इंटरफेज का फर्दर कि क्या इसके अंदर और सब फेजेज होते हैं कि नहीं होते हैं। इन दोनों में हम देखा जाए कि इंटरफेज होता है, ये इसमें तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन होता है, सिंथेसिस होता है, लेकिन डिवीजन फेज में बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली चेंजेस होते हैं। तो इसलिए इसके कंपेयर डिवीजन फेज के कंपेयर में इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इसका क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज। क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बताओगे कि इसको क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं कि इसमें जो चेंजेज होते हैं बहुत इसके कंपेयर में सेल डिवीजन के कंपेयर में क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं वो कम होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डायमेट्रिकली चेंजेस नहीं होते हैं। इसमें सिंथेसिस वगैरह होगा, यहाँ पे सीधे क्रोमोसोम ही चेंज हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इस फेज को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो होती है डिवीजन स्टार्ट होने से पहले, डिवीजन एंड ऑफ डिवीजन और डिवीजन स्टार्ट होने के बीच की फेजेस है। तो इंटरफेज किसके किसके बीच की फेज है, कि कहोगे कि ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बिटवीन एंड ऑफ डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ डिवीजन। ये वाली पॉइंट स्टार्ट ऑफ डिवीजन, ये कहते हैं स्टार्ट ऑफ डिवीजन। ये है तुम्हारी क्या होगी, इंटरफेज है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा कि क्या क्या सीक्वेंस होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि सीक्वेंस क्या क्या है सेल डिवीजन के। तो हम लोग देखते हैं इंटरफेज में जो होता है, ये जो होता है इसको एम फेज कहते हैं। इंटरफेज को सब डिवाइड किया गया है 3 फेजेज में, G1 S G2। किस किस फेज में, G1 S G2। ये 3 सब फेजेज हैं किसके, इंटरफेज के। G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये 3 सब फेजेज हैं किसके, इंटरफेज के। और फिर लास्ट में क्या होता है, जब प्रिपरेशन हो जाती है तो डिवीजन के लिए जाता है। इस तरह से अगर हम पूछा जाए कि हमसे कि ये बताओ कि जो सेल साइकिल का सीक्वेंसेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो कहोगे G1 S G2, जिसमें यहाँ से यहाँ तक क्या होगा तुम्हारा, कहलाएगा इंटरफेज। ये कहलाएगा तुम्हारा इंटरफेज। और M है जो, वो क्या होता है, डिवीजन फेज है। ये क्या होता है, डिवाइडिंग फेज। ये जो होता है हमने अभी पढ़ा है कि ये कितना परसेंट होता है, 95%। ये अबाउट कितना होता है, 5% के अबाउट जो टाइम टेकिंग करता है। तो अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा टाइम किसमें होता है, तो कहोगे कि इंटरफेज ज्यादा टाइम लेता है। टाइम के रिस्पेक्ट में पूछे तो क्या बताओगे कि इंटरफेज ज्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू किसके, एम फेज के। एक ये बात होगी। फिर पूछेगा सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, तो कहोगे G1 पहले आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, फिर M आता है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर यही साइक्लिक इवेंट होगा, ये साइकिल चलेगी फिर से, फिर क्या आएगा, एम फेज के बाद क्या होगा, फिर G1 आएगा, फिर S चलेगा, फिर यही से साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। तो टाइम किसमें ज्यादा लग रही है, तो कहोगे कि G1 इंटरफेज में ज्यादा लग रही है, उसके बाद एम फेज में लगती है। एम फेज क्योंकि बहुत ही कम लेता है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें ये पूछा जाए कि ये बताओ कि टाइम पीरियड इन इन तीनों में किसके में अधिक है, तो एम तो सबसे लास्ट में है। इनमें भी जो सीक्वेंस इसका जो
क्रम है, आर्डर है उसका, है इवेंट्स का, वही है इसके क्रम है टाइम का भी। मैक्सिमम टाइम किसमें लगता है, मैक्सिमम टाइम लगता है G1 फेज में, फिर उसके बाद किसमें लगता है G2 में, फिर इसके बाद G1 में लगता है, फिर S में लगता है, फिर G2 में लगता है, फिर लास्ट में क्या होता है M में लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग सेल साइकिल देखेंगे कि कैसे कैसे चला। तो G1 से चला, G1 से S में, फिर G2 में, यहाँ तक प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, M में वो डिवाइड कर गया, फिर से वो क्या हो जाएगा, डिवीजन के लिए जाएगा। अब आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं सेल साइकिल में क्या क्या और इवेंट्स, इनको थोड़ा डिटेल में क्या क्या इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, और फिर M में क्या होता है, इनको हम लोग आगे देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि G1, अब देख लेते हैं इंटरफेजेज में। तो हम देखो यहाँ पे है, ये है M फेज, ये तुम्हारा कौन सा है, स्टार्ट पॉइंट है, सॉरी एंड पॉइंट ऑफ डिवीजन है, एंड है, डिवीजन का एंड है, ये डिवीजन का क्या है, स्टार्ट पॉइंट। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है। ये G1 है, ज्यादा टाइम ले रहा है, G1 सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, फिर उसके बाद S लेगा, फिर G2 लेगा, फिर क्या सबसे कम कौन लेगा, M लेगा। ये टाइम की सीक्वेंस है। G1 में क्या क्या होते हैं हैपनिंग, उनको हम लोग देखेंगे। तो जीवन एक ऐसी सेल साइकिल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गैप वन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैप वन, या फर्स्ट ग्रोथ फेज, या कहते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसको एक साइकिल से हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं इस तरह से कि मान लो जैसे ये सेल साइकिल है, ये एक सेल साइकिल है, और सेल साइकिल में हमने यहाँ बना दिया है, ये हमने बना दिया है, ये हमने बना दिया सेल साइकिल। अब देखो ध्यान से, ये एक सेल साइकिल हो गई, G1 S G2 M की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक ये भी बना दिया हमने, ये वाला बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि कौन G1 है, कौन ये है तुम्हारा M फेज, ये G1 है, ये S है, और ये कौन है, G2। देखो ध्यान से कि S फेज जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, जीनोमिक कंटेंट जो होता है वो डबल होता है। तो ये DNA यहाँ पे क्या होता है, डबल होता है, DNA क्या होगा, यहाँ पे डबल होगा। तो देखो, और यहाँ पे सेल क्या होगा, डिवाइड करेगी, सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। दो इवेंट जो मेजर इवेंट है, इसको हमको देखना है। ये वाला फेज जो है, इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी, और यहाँ पे DNA क्या होगा, कंटेंट जो होगा डबल होगा। इन दोनों के, सेल डिवीजन के और सेल डबल होने के बीच के जो भी फेजेज होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, गैप फेज कहेंगे। तो गैप फेज का मतलब क्या होगा कि जो एक तरह से क्या कर सकते हैं कि गैप है किसके किसी बिटवीन में, सेल डिवीजन के और सेल डबलिंग के बीच में, किसके किसी बीच में, सेल डिवीजन और DNA रिप्लिकेशन या DNA डबल होने के बीच का जो फेज है वो G1 है। DNA रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बीच का जो फेज है वो गैप 2 है। यहाँ कैसे समझ रहे हैं हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो है तुम्हारा, ये कौन है, एंड ऑफ डिवीजन है, और ये कौन सा फेज है, स्टार्ट ऑफ डिवीजन। ये स्टार्ट ऑफ डिवीजन है। सेल डिवीजन और DNA सिंथेसिस, DNA डबल होना, या फिर कह सकते हो DNA रिप्लिकेशन होना, DNA रिप्लिकेशन होना, DNA रिप्लिकेशन होना। तो DNA रिप्लिकेशन, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना हो तो हम कहेंगे गैप वन फेज है। इस वाले फेज में क्या होता है, ये फेज बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, फेज बिटवीन सेल डिवीजन एंड DNA रिप्लिकेशन, DNA रिप्लिकेशन। और ये वाला जो होगा, ये क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं, गैप 2 कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, फेज बिटवीन पहले क्या हुआ इसमें, DNA रिप्लिकेशन, DNA रिप्लिकेशन, DNA रिप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, ये है फेजेस। अच्छा, इसको हम लोग ये भी बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ये DNA सिंथेसिस से पहले का फेज है, तो इसको कहते हैं प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज। और इसको क्या कहेंगे, पोस्ट सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। एक बात और, ये डिवीजन के एंड है, तो डिवीजन के बाद का फेज है, तो इसको पोस्ट माइटोटिक फेज कहेंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज। इसको क्या कहेंगे, डिवीजन के जस्ट पहले का है, जो अकर करेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ये जस्ट पहले है, तो इसको कहेंगे प्री माइटोटिक। अगर माइटोटिक के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो प्री लिखेंगे, और अगर सिंथेटिक के बीच में क्या तो लिखेंगे क्या, प्री पोस्ट माइटोटिक, पोस्ट प्री माइटोटिक फेज। ये है इस तरह से। तो हमको क्या देखना था, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट देखनी थी, एंड पॉइंट देखनी थी। सेल डिवीजन और सेल DNA रिप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो भी बीच में जो भी आएगा उसको गैप फेज कहेंगे। ग्रोथ वन भी कहते हैं इसको गैप वन के साथ साथ क्या कहते हैं, ग्रोथ वन फेज, फर्स्ट ग्रोथ वन फेज। इसको दूसरा नाम ये भी देते हैं, ग्रोथ सेकेंड फेज।
हालांकि इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल डिवीजन बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली चेंजेस होते हैं, लेकिन इसमें ग्रोथ होता रहता है। तो इसमें भी क्या होता है, इस वाले में भी क्या होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता रहता है। इसका मतलब है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता रहता है। ट्रांसक्रिप्शन, जीवन में भी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता रहता है, ट्रांसलेशन होता रहता है। यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता रहता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता रहता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों में होता रहता है, चाहे गैप 1 हो चाहे गैप 2 हो। अब बात ये आती है कि इन पूरे सेल साइकिल में हमको ये दिखा कि डीएनए एक ही बार डबल हो रही है, बकिया सेल की जो ग्रोथ हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है। तो जब भी हम लोग शुरू में ये पढ़े थे कि डीएनए की जो जो सेल क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो क्या क्या ग्रोथ करता है, तो कहेंगे कि दो चीज ग्रोथ करता है। एक तो क्या होता है कि डीएनए का कंटेंट ग्रोथ करता है, डीएनए रिप्लिकेट करता है। डीएनए रिप्लिकेट सेल साइकिल में कितनी बार करता है, तो वंस करता है। और जबकि साइटोप्लाज्म जो होता है कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है। साइटोप्लाज्म जो है सेल डिवीजन तक क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है। तो एक तरह का कैसा प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस होता है। और वो जब डीएनए रिप्लिकेशन जो है वो कैसा है, वंस, एक बार ही होगा। तो ये हो गए तुम्हारे सेल साइकिल के जो मेजर मेजर थे। हम लोग जीवन पढ़े कि ये क्या था, डिवीजन एंड, पोस्ट माइटोटिक फेज था। ये क्या था, सिंथेटिक फेज था, एस से सिंथेटिक फेज, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, इसको गैप 2 फेज कहते हैं। और यहाँ पे ये सिंथेटिक फेज है, सिंथेटिक फेज है। तो ये प्री सिंथेटिक फेज हो गया, और ये किसका, पोस्ट सिंथेटिक फेज हो गया। अब इसमें जो मेजर मेजर इवेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि जीवन में क्या क्या होता है। तो जीवन में हम लोगों ने ये देखा कि जीवन में जो होता है, सबसे शुरुआत वाला तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कॉमन है जीवन में साथ साथ क्या होता है कि सेल जो होगा, कि सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। सेल ग्रोथ करेगी। सो ग्रोथ के लिए चाहिए, ग्रोथ रिक्वायर न्यूट्रिएंट। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिएंट एंड इंजाइम। और भी क्या चाहिए, इंजाइम चाहिए। तो इंजाइम कैसे बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा। तो जैसे मान लो कोई, जैसे यहाँ पे कोई सेल है, ये सेल है। अब सेल को ग्रो करना है, सेल को सेल डिवीजन में जाएगा, मान लो ये सेल डिवीजन में जाएगा, तो इसके सराउंडिंग में या कहीं से भी इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। जब न्यूट्रिएंट इसके अंदर जाएगा, अब न्यूट्रिएंट का वेरिएबल है, न्यूट्रिएंट क्या है, वेरी कर रहा है। न्यूट्रिएंट क्या है, बहुत सॉफ्ट, मतलब सिंपल टाइप का है। न्यूट्रिएंट क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का भी हो सकता है। न्यूट्रिएंट किसी भी तरह का हो सकता है। तो जो सबसे पहला सेल की साइकिल शुरू होगी, जो फेज होगा, वो क्या होगा, जीवन। तो जीवन में अगर मान लो न्यूट्रिएंट सिंपल होगा तो जल्दी से ये एसिमिलेट कर लेगा फूड को। अगर कॉम्प्लेक्स होगा न्यूट्रिएंट, तो इसका ये मतलब है कि वो थोड़ा टाइम लेगा। इसलिए जो जो जीवन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए जो टाइम लगता है, अगर मान लो 24 आवर का अगर है, तो उसमें मान लो जो टाइम लगता है अबाउट 8 to 10 आवर। कितना घंटा लगता है, 8 to 10 आवर जो होता है वो उसमें टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबिलिटी है, ये क्या है, ये किसकी वजह से है, ये वेरिएबल किसकी वजह से है, तो कहोगे कि जो न्यूट्रिएंट का अपटेक कर रहा है, ये डिपेंड करता है सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स। तो अगर ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका ये मतलब 24 आवर में ये इसने कितना, 8 to 10 आवर ये ले लिया। क्योंकि जो जो वो है, क्या कहते हैं, तुम्हारा सेल है, वो अपने आप को एक्युमुलेट कर रहा है, और पहचान रहा है कि न्यूट्रिएंट कैसा है। तो ग्रोथ रिक्वायर न्यूट्रिएंट, एंजाइम। इस एंजाइम अगर जहां आ जाएगा, तो यहाँ पे समझ जाओ ट्रांसक्रिप्शन और क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ये दोनों चीजें होंगी, ट्रांसक्रिप्शन और क्या होगा, ट्रांसलेशन होगी। तो ये लगभग क्या होगा, 8 से 10 घंटे या 11 घंटे कह सकते हैं, ये इतना टाइम लेता है। एस फेज वाला जो होता है, ये अबाउट जो होता है लेता है 6 to 8 आवर लेगा। और ये जो होता है G2 होता है, ये अबाउट लेता है 3 आवर के आसपास। तो इसमें ज्यादा नहीं, लेकिन इस वाले में देखो 8 to 11 या कहीं कहीं 8 to 12 भी मिलेगा। ये बहुत ज्यादा वेरिएबल फेज है। तो इसको कहते हैं कि मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ सेल साइकिल फेज। ये मोस्ट वेरिएबल फेज है, क्योंकि न्यूट्रिएंट इसको सप्लाई होगी, तो सबसे पहले इसी को फेस करना होगा, इसलिए इसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है। तो जैसे अगर ये मेजर किया गया कि ह्यूमन का अगर कोई सेल है, ह्यूमन का सेल कितने 24 आवर में अगर डिवाइड करता है, या मेमेलियन कोई सेल मान लो 24 आवर में, तो ये लगभग 8 to 10 या 11 आवर जो होता है, ये टाइम ले सकता है बीच में। तो ये इसलिए क्या कहते हैं, इसको मोस्ट वेरिएबल फेज है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें एस फेज में। एस फेज में क्या होता है, तो एस फेज में कहोगे कि एस फेज भी एक तरह का क्या है कि एस फेज जो होता है सिंथेटिक फेज हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है,
डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बनती है। दूसरी क्या होता है, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जबकि ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन जो होता है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। ये बात याद रखने की, साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में। यहीं पे क्या होता है, तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। बेस जो मेजर प्रोटीन है वो सब सारी यहाँ सिंथेसिस होंगी, कुछ यहाँ पे भी। तो इन दोनों मेटाबॉलिकली एक्टिव पूरे सेल साइकिल में रहेगा सेल, लेकिन ये मेजर मेजर पॉइंट है, डीएनए रिप्लिकेशन होना, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होना, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होना, ये सारी जो चीजें हैं ये किसमें है, तुम्हारा एस फेज में, है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, और यहीं पे डीएनए रिप्लिकेशन होता है, जो 2C से क्या हो जाता है, ये 4C की तरफ आ जाता है। अब यहाँ पे कितना था, 2C ही था। अब यहाँ पे थर्ड जो गैप 2 है, यहाँ पे भी क्या होता है कि सेल की ग्रोथ होती रहती है, सेल की ग्रोथ कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात हो रही है, सेल ग्रोथ जो है कंटिन्यू हो रही है। दूसरा है यहाँ पे भी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंटिन्यू है। दूसरी बात एक चीज और है कि यहाँ पे एक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जिसका नाम होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये जो होता है स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस इसकी यहाँ पे सिंथेसिस होती है। तो जो कि क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने में। तो ये मेजर इवेंट्स हैं जो सेल में हम लोगों ने देखा क्या क्या। और यहाँ पे जो होता है G2 में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी बनते हैं, सम सेल ऑर्गेनेल्स का भी क्या होता है, सिंथेसिस होता है, और डबलिंग होती है एक तरह से कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया तुम्हारा, जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन सब का क्या होता है, यहाँ डबलिंग होता है। और जीवन में जो होता है जनरली क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ER गाल्गी बॉडी का क्या होता है, डबलिंग होता है। सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है ETC का क्या होता है, डबल होते हैं। तो ये पॉइंट थे किसके लिए, ये G1 के लिए था, ये S के लिए G2। तो हम लोग क्या समझना था, जो इंटरफेज के इवेंट्स हैं, सबसे मोस्ट वेरिएबल फेज G1, उसके बाद S जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। G2 में किसी की सिंथेसिस होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की होती है, इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स इसमें बनते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी डबलिंग होती है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेल साइकिल को हम लोग देख लिए। अब अगला जो होगा हम लोग पढ़ेंगे कि इसको एम फेज में, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे वो एम फेज चलता है। तो हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या, सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या होता है। सेल साइकिल में हम लोगों ने देखा कि एक सीक्वेंशियल इवेंट है, जिसमें क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ये इवेंट जो है रिपीटेड हो रहा है, इसलिए सेल साइकिल चलती है। जो ग्रोथ हो रही है वो दो टर्म में हो रहा है, एक डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है जो एक बार होता है, और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कंटीन्यूअस हो रहा है, ये हो रहा है। पहले सेल ग्रोथ किया, फिर अदर कंस्टिट्यूएंट को डुप्लीकेट किया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को डुप्लीकेट किया, क्लोरोप्लास्ट को डुप्लीकेट किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डुप्लीकेट किया, और इन गोल्गी बॉडी को डुप्लीकेट किया। तो G1 और S डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में इसमें डुप्लीकेट किया। अब ये साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कर लिया, साइटोप्लाज्म बढ़ गया, इसमें यहाँ पे हमने देखा ग्रोथ में क्या क्या, जो डीएनए का कंटेंट 2C था उसको 4C कर लिया, लास्ट में फिर जब डिवीजन हो गया तो फिर से 2C हो गया। मतलब ये एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, ये फिर से जाएगा सेल डिवीजन के लिए, ऐसे साइक्लिक इवेंट चलते रहेंगे। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, दो फेज होते हैं, एक सेल डिवीजन फेज होता है, एक इंटर फेज होता है। सेल डिवीजन फेज को एम फेज जिसे माइटोसिस कहते हैं, यहाँ पे सेल डिवाइड होती है। इंटर फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। सेल डिवीजन जो होता है बहुत ही मोस्ट ड्रामेटिकली फेज होते हैं, मोस्ट ड्रामेटिकली चेंज होते हैं, इवेंट्स इसमें होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इसलिए इसको जो होता है इसके कंपेयर इंटरफेस में, इसलिए इसको हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं। दूसरा है कि टाइम पीरियड किसके किसके बीच में, तो जैसे ये पूरे सेल साइकिल है तो उसमें केवल अबाउट 5% जो टाइम होता है ये लेता है इंटरफेज, सॉरी एम फेज। डिवीजन फेज जो होता है केवल 5% का, एम मतलब माइटोसिस 5% लेता है, बाकी सारा इंटरफेज में प्रिपरेशन में चला जाता है। तो प्रिपरेटरी फेज में जो होता है उसको फर्दर हम जब सब डिवाइड करते हैं तो 3 सब फेजेस में जाता है, G1 में, S में और G2 में। तो अगर सीक्वेंस पूछा जाए कि हम लोग किस किस सीक्वेंस में सेल साइकिल चलती है, तो सबसे पहले G1 चलता है, फिर S चलेगा, फिर G2, फिर M। तो जैसे सेल है, अगर किसी न्यूट्रिएंट में रखोगे तो सबसे पहले इवेंट जो होगा वो G1 पे आएगा। तो न्यूट्रिएंट की जो भी अवेलेबिलिटी होगी, जैसी भी होगी, कॉम्प्लेक्स सिंपल, उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो टाइम होगी वो बहुत ज्यादा वेरी करेगी। तो इसलिए इसकी टाइम भी ज्यादा लगती है, दूसरा वेरिएबिलिटी भी अधिक होती है। तो इसलिए अगर हम पूछा जाए कि हमसे पूछा जाए कि ये बताओ कि सीक्वेंस क्या है, तो कहोगे G1 S G2 M। और इवेंट का पूछा जाए कि टाइम ज्यादा कंज्यूम किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा G1 में, और ये मैक्सिमम टाइम लेता है। और दूसरी बात है कि मोस्ट वेरिएबल फेज भी है, मोस्ट वेरिएबल फेज भी है ये। और दूसरा फिर उसके बाद S होगा, G2 है ये, फिर M।
इसके बाद क्या होता है जीवन में हम लोगों ने ये देखा कि ये गैप G1 और G2 क्यों कहते हैं इसको हम, तो हमने देखा कि सेल डिवीजन में सेल साइकिल में हम लोग एम फेज में एक सेल डिवाइड होता है जहाँ पे, और डीएनए रिप्लिकेशन होता है। ये दो मेजर फेज है। इनको हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे डीएनए के कंटेंट को डबल किया, यहाँ हाफ कर दिया। यहाँ 4C से हमने क्या कर दिया 2C कर दिया, यहाँ हाफ कर दिया, यहाँ 2C से क्या कर दिया 2C से यहाँ 4C कर दिया, यहाँ डबल कर दिया। यहाँ डबलिंग करना है और यहाँ क्या करना हाफ करना है। इन दोनों इवेंट को मदद करने के लिए दो फेजेज आते हैं जिसको हम लोग गैप फेज कहते हैं। तो गैप एक्चुअली वो ग्रोथ फेज होता है। तो ग्रोथ फेज 1 या गैप कहते हैं, गैप फेज जो सेल डिवीजन को होता है, जिसमें सेल डिवीजन और सेल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो ये फेज है, जो जीवन है, जो क्या करता है जिसमें फेज सेल डिवीजन करते हैं। अच्छा ये फेज बिटवीन है यहाँ पे ना, फेज बिटवीन, ये किसी भी एंड ऑफ डिवीजन है तो इसको कहेंगे सेल डिवीजन और डीएनए सिंथेसिस के बीच का ये है। डीएनए रिप्लिकेशन के बीच क्या है, प्री सिंथेटिक फेज डीएनए सिंथेसिस होने से पहले का फेज है। पोस्ट का क्या है कि पोस्ट माइटोटिक फेज है। इसका ये मतलब है कि माइटोसिस होने पोस्ट माइटोटिक फेज है। हाँ हाँ, पोस्ट माइटो इसके बाद, ये माइटोटिक के बाद वाला फेज है, इसलिए पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि इसका उल्टा पोस्ट सिंथेटिक और प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे G1S G2M में यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, एक हेलिकेज प्रोटीन होती है। हेलिकेज की लोडिंग भी यही होती है, इसमें G1 फेज की खास बात क्या है, ये मोस्ट वेरिएबल फेज है। हेलिकेज की लोडिंग यहाँ होती है, एक हेलिकेज प्रोटीन होती है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसमें वो मदद करती है, हेलिकेज का काम करता है। और ग्रोथ, यहाँ पे भी ग्रोथ न्यूट्रिएंट रिक्वायर होती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अल्टीमेटली जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ होती है। और इसमें क्या होता है प्रोटीन बनते हैं, सेल आर्गेनिक डबल होते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। सिंथेटिक में डीएनए रिप्लिकेशन न्यूक्लियस होता है और सेंट्रियोल को डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है, यहाँ टोबुलिन प्रोटीन बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है वो जनरली डबल होते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों ने पढ़ा G1 पढ़ लिया, S पढ़ लिया, G2 पढ़ लिया और M। अब हम लोग ये क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे। तब तक हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आज के पढ़ने वाले से कर लेते हैं। तो देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन भले ही है, लेकिन ये जो सिंथेसिस होता है ये इंटरफेज में होती है। इंटरफेज में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इंटरफेज में पढ़ा है G1, उसके बाद S, फिर क्या पढ़ा है G2 पढ़ा है, फिर इसके बाद क्या पढ़ा M पढ़ा है। S फेज में हम लोगों ने पढ़ा था हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। इन विच आर द फॉलोइंग स्टेज सेल डिवीजन एंड डीएनए कंटेंट डबल। तो ये एस पेज ही था जिसमें 2C से क्या हो जा रहा था 4C हो जा रहा था, 2C से क्या हो जाता है 4C हो जाता है। वो ये जो है किसका भाग है, एस पेज किसका भाग, इंटरफेज का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे इंटरफेज। द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल पूछा जाए तो अगर हम बताएं G1 चलेगा, फिर S चलेगा, फिर G2, फिर M चलेगा। अगर इसका पूछा जाए कि टाइम टेकिंग का बात पूछे तो ये हो जाएगा ऐसे करके, ये ऐसे करके। इसका भी ये आंसर हुआ G1 S G2 M, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करनी है कि कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए और इसको सॉल्व करनी है। तो ठीक है, फिर बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।